हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फ्लटर ग्लो। आज की इस वीडियो में हम मॉडल के बारे में सीखने वाले हैं कि मॉडल जो है वो किस तरीके से काम करता है हमारी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम गेट की एपीआई इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम मॉडल के बारे में सीख लें कि मॉडल जो है वो किस तरीके से काम करता है। क्योंकि जब हम गेट की एपीआई इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि जो रिस्पॉन्स हमारा है उसको हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर शो करवाना है, तो डेफिनेटली हम उसको किसी ना किसी मॉडल के अंदर स्टोर करवाते हैं। और मॉडल में स्टोर करवाने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि मॉडल में डाटा किस तरीके से स्टोर हो रहा होता है, ताकि जब हमने उसको मॉडिफाई भी करना हो तो हमें चीज़ों का पता हो कि किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है, एक अजीब सा मैंने यूआई क्रिएट करके रखा है, क्योंकि इस वीडियो में हम मॉडल सीखने वाले हैं तो यूआई के साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। तो जस्ट मैंने एक डमी सा यूआई क्रिएट कर लिया है यहाँ पे, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो चलते हैं हम पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ पे एक वेबसाइट है जेसन टू डॉट। अब यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। मैंने वैसे इसको बुक मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं इधर से ही इसको निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे हम खुद से एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे और उस रिस्पॉन्स का जो मॉडल है वो बना के हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं खुद से रिस्पॉन्स क्रिएट करूँ, ताकि रिस्पॉन्स भी हमारी आंखों के सामने हो जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो रिस्पॉन्स जो है वो किस फॉर्म के अंदर होता है हमारा, वो जेसन फॉर्म के अंदर होता है। अगर आपको जेसन का आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट करके रखी हुई है, जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल के अंदर जेसन को एक्सप्लेन किया है। तो ऊपर आई बटन के अंदर मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको। आपने पहले वो वाली वीडियो देखनी है ताकि आपको जेसन के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर जो है हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप इधर से। तो यहाँ पे हम अपना रिस्पॉन्स जो है वो उसको बना लेते हैं। मीन्स के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले होगा हमारा नेम और इसके अगेंस्ट एक वैल्यू कोई ना कोई होगी हमारी। मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यू फॉर एग्जांपल डाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम जो है जस्ट मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, तो इस वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे नंबर पे होगा हमारे पास ईमेल, और यहाँ पे इसकी भी कोई रैंडम सी वैल्यू डाल देता हूँ। और तीसरे नंबर पे है हमारा फ़ोन नंबर, और इसकी भी मैं कोई यहाँ पे रैंडम सी वैल्यू ऐसे डाल देता हूँ, ताकि हमारा जो है वो मॉडल बन जाए। और यहाँ पे मॉडल का नाम लिखेंगे। मैं इसको क्या देता हूँ जी, ये हमारा प्रोफाइल मॉडल है। प्रोफाइल मॉडल जनरेट डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। अब कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट में मॉडल्स का जो फोल्डर अगर है तो उसमें बना लें, अदरवाइज एक मॉडल का फोल्डर क्रिएट करने के बाद इसमें डॉट फाइल लें, और इसको मैं कह देता हूँ ये है जी हमारा प्रोफाइल मॉडल। और यहाँ पे हम अपना मॉडल पेस्ट कर देते हैं, और अपना रिस्पॉन्स जो है उसको भी हम, किधर चला गया, अपनी आंखों के सामने रखेंगे, कहीं ये गुम ना हो जाए। यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके इसको हम पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। और मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ, फाइनल। और ये होगा जी हमारा यूआरएल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे कोमा ऐड करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो हमने ये देखनी है कि हमारा रिस्पॉन्स जो है ना, जो एपीआई के अंदर होता है, इसके स्पेलिंग गलत हो गए, RESPONSE, रिस्पॉन्स। अब हमने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि हमारा जब रियल टाइम पे रिस्पॉन्स आ रहा होता है एपीआई से, तो वो किस जगह से आ रहा होता है, कहाँ से आ रहा होता है। तो मैं आपको फिर से क्रोम ब्राउज़र में लेके चलता हूँ, और यहाँ पे एक वेबसाइट आपने खोलनी है, डमी जेसन खोलेंगे तो यहाँ पे आपने सबसे पहला जो लिंक है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि हमारा रिस्पॉन्स किस जगह पे पड़ा होता है रियल टाइम पे। तो यहाँ पे कुछ एपीआईज हैं। मैं प्रोडक्ट्स की एपीआई खोलता हूँ, और जैसे ही मैंने खोली, ये देखिए मुझे उसका रिस्पॉन्स मिल गया। अब ये रिस्पॉन्स मुझे कहाँ से मिला, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने मुझे ये रिस्पॉन्स ला के दिया है, वो चीज़ है ये यूआरएल लिंक। ये यूआरएल लिंक जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इस रिस्पॉन्स को लेकर आने का। इट मीन्स के ये जो रिस्पॉन्स है ये वाला यूआरएल उसको अपने अंदर
होल्ड करके बैठा हुआ है, यानी कि अपने अंदर स्टोर करके बैठा हुआ है। जहाँ पे भी हम ये यूआरएल लिंक पेस्ट करेंगे, ये हमें उसका रिस्पॉन्स फ़ौरन से दे देगा। इसकी समझ आएगी कि हमारा रिस्पॉन्स जो है वो रियल टाइम पे कहाँ से आ रहा होता है। और दूसरे नंबर पे एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है हमारा बेस यूआरएल। इट मीन्स कि एक प्रोजेक्ट के अंदर मोस्टली ये बेस यूआरएल जो है ये सेम ही होता है, क्योंकि ये हमको हमारे डेटाबेस तक लेके जा रहा होता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट, ये हमको हमारी डेटाबेस तक लेके जा रहा होता है। और उसके बाद स्लैश ऐड करने के बाद फिर लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट क्या है, इसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। ये हो गया हमारा बेस यूआरएल और ये हो गया हमारा एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट क्या होता है कि हम डेटाबेस तक तो पहुंच गए, ठीक है। अब उस डेटाबेस में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स के नाम से कोई फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट्स का रिस्पॉन्स पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने उस फोल्डर को एक्सेस किया और उसका रिस्पॉन्स हमें मिल गया। होप इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। तो वापस से चलते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो मैंने सेम यही काम किया कि जैसे वहाँ पे यूआरएल के अंदर रिस्पॉन्स पड़ा हुआ था, मैंने सेम एज इट इज़ उसको यूआरएल रिस्पॉन्स के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करने के बाद उसमें मैंने अपना रिस्पॉन्स एज इट इज़ ला के रख दिया। अब ये हमारा कह लें कि एक एपीआई बन गई हमारी, जिससे हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। मैं इसका अदील ईमेल में कर देता हूँ, adil@email.com। फ़ोन नंबर मैं कोई रैंडम सा डाल देता हूँ, आप इस पे ट्राई ना कीजिएगा, ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं है। ठीक है, वैसे ही रैंडम सा फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे। ओके हो गया जी। अब हम चलते हैं अपनी प्रोफाइल स्क्रीन पे और वहाँ पे जाके हम इसको पहले गेट करते हैं। गेट करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, void get data। और यहाँ पे मैं इसको पहले हम अपना रिस्पॉन्स निकालेंगे अपनी एपीआई से, जो हमने खुद ही बना के अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखी हुई है। तो वहाँ से हम अपना रिस्पॉन्स निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, मैं पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ फाइनल और उसको मैं कह देता हूँ, ये हो गया जी हमारा, ये रिस्पॉन्स इज इक्वल टू क्या हो गया जी हमारा यूआरएल रिस्पॉन्स। यानी कि ये हमारा यूआरएल से जो हमें इसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स पड़ा है वो लाके हमें इस वाले वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हैं। यानी कि जो भी रिस्पॉन्स के अंदर जो भी यहाँ पे डाटा पड़ा है वो आके इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाए। और इसको अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम स्टोर करवाएंगे अपने मॉडल के अंदर। यहाँ पे अब मैं एक क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको ना उठा के नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, ताकि दोनों कोड आपके सामने हो। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब आपको चीजें क्लियरली जो है वो नजर आएंगी, ठीक है जी। यहाँ पे हमने इसको एक्सेस कर लिया, ये हमें उसका रिस्पॉन्स लाके हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब इसको हम स्टोर करवाएंगे कहाँ पे, अपने मॉडल के अंदर। अब मॉडल के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ये तो हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये यहाँ पे एक नीचे नेम्ड कंस्ट्रक्टर है फ्रॉम जेसन के नाम से, और एक है टू जेसन के नाम से एक फंक्शन है। ये बेसिकली ये फंक्शन है और ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का। मॉडल बेसिकली होता है क्या है, मॉडल एक क्लास ही होती है जिस क्लास के अंदर हम अपना डाटा जो है वो सेव करवा रहे होते हैं। अब हमें यहाँ पे 3 चीजें रिक्वायर्ड थी। अब जो वेबसाइट थी जेसन टू डॉट, उसने हमें खुद से ही ये वेरिएबल क्रिएट करके दे दिए और उनको अरेंज भी कर दिया कि किस तरीके से इसमें डाटा स्टोर होगा। अब हमने इस चीज को समझना है कि किस तरीके से डाटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, उसने हमें एक नेम्ड कंस्ट्रक्टर बना के दिया है। ये क्या ले रहा है, ये एक मैप ले रहा है, ठीक है। ये एक मैप ले रहा है और मैप लेने के बाद ये हमें कुछ वैल्यूज रिटर्न करेगा। अब इसको हम पहले वैल्यू स्टोर करते हैं ताकि आपको अच्छे से इस चीज़ की समझ आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पहले इसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ, प्रोफाइल मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन। अब यहाँ पे ये क्या ले रहा है, यहाँ पे ये जेसन एक मैप ले रहा है, ठीक है। और मैं इसको क्या करता हूँ कि मैप, ये वाला जो हमारा रिस्पॉन्स है ये भी मैप की फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ये की वैल्यू पेयर्स है ना, ये एक मैप ही तो है। चलिए मैं इसकी डाटा टाइप यहाँ पे डाल ही देता हूँ, जो कि एक्चुअल डाटा टाइप है वो यही वाली डाटा टाइप है। कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल सी करने के बाद मैं फाइनल की जगह पे इस पर एक्चुअल डाटा टाइप डाल देता हूँ। और यहाँ पे क्या एरर आ गया जी, अच्छा यही एरर है कि मैंने इसको कॉमा नहीं लगाया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ कि हमें यहाँ से एपीआई से कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिला। इस एपीआई से एक रिस्पॉन्स मिला, वो हमने यहाँ पे स्टोर करवाया
करवा लिया। स्टोर करवाने के अंदर ये मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे। अब मैंने इसको यहाँ पे प्रोवाइड किया तो ये वैल्यू जो भी रिस्पॉन्स आया था ये रिस्पॉन्स यहाँ से होता हुआ इस जगह पे आ गया, इस वाले जेसन में आके स्टोर हो गया। अब ये वाला जो पैरामीटर है, ये वाला पैरामीटर अब एक की के ऊपर जाके उसकी वैल्यू को चेक कर रहा है कि इस की के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। अब ये देखें ऊपर ये हमारी नेम एक की है ना स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर, अब इस पे वो वैल्यू चेक करेगा कि इस वाली की के ऊपर कौन सी वैल्यू स्टोर है। जो भी वैल्यू होगी उसको वो इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। सेम एज इट इज वो ईमेल पे चेक करेगा और फोन नंबर पे चेक करेगा कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू जो है वो स्टोर हैं। अब जब हम रियल टाइम पे काम कर रहे होते हैं तो फिर ये चीज तो हमारे सामने नहीं होती, क्योंकि ये किसी न किसी डेटाबेस के अंदर पड़ी होती है। तो ये चीज यहाँ पे लाने का मकसद ये था कि हमें रिस्पॉन्स भी हमारे सामने हो कि रिस्पॉन्स जो है वो किस तरीके से यहाँ पे स्टोर हो रहा होता है। तो ये की को एक्सेस करता है जो कि उस रिस्पॉन्स के अंदर होता है। होप कि यहाँ तक आपको चीजों की समझ आ गई होगी कि वो की के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होती है उसको लाके इस वाले वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल में स्टोर करवा देता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं कि अब हमने ये जो वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हुई हैं इस वाले वेरिएबल में स्टोर हुई वैल्यू, और यहाँ से होती हुई वो वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर हो गई, और यहाँ पे भी वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू आ गई जो कि नेम वाली की के ऊपर पड़ी हुई थी। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद अब मैं इसको यहाँ पहले प्रिंट करवा लेता हूँ ताकि आपको फिर अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हमारी वैल्यू वापस कहाँ से आ रही है। मैं प्रिंट करवाने के बाद इसको थोड़ा सा चलें इसको फिलहाल के लिए इधर रख देता हूँ और रन के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है, सॉरी हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं किया, तो हम इसको इनिट स्टेट में ये वाला फंक्शन भी कॉल करेंगे तो ही हमें वैल्यू मिलेगी। तो मैं इसको यहाँ पे कॉमा डाल देता हूँ, वापस से रन कर लेता हूँ इसको। तो ये देखें यहाँ पर मेरे उसने मुझे बता दिया कि इंस्टेंस ऑफ प्रोफाइल मॉडल। अब मैं यहाँ पे डॉट करके नेम को एक्सेस कर लेता हूँ, रन के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए मुझे नेम मिल गया। इट मीन्स कि हमारी वैल्यू सक्सेसफुली हमारे इस वाले मॉडल के अंदर स्टोर हो चुकी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमारी वैल्यू किस तरीके से स्टोर होती है। यहाँ पे हमारे पास ये एपीआई है, हमारी एपीआई का कोई ना कोई रिस्पॉन्स आया हमारे पास, वो होता है हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट बॉडी की फॉर्म में, और वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। अभी मैं उस पर भी आता हूँ कि वो किस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए हमारे पास ये रिस्पॉन्स जो है ये ऑलरेडी मैप के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे कोई इश्यू नहीं हुआ। अदरवाइज हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है वो एक स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर होता है और उसको हम डी कोड करते हैं, जेसन डी कोड करके हम उसको एक्चुअल मैप में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे फिर उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि एक रिस्पॉन्स आया हमारे पास, वो रिस्पॉन्स अब यहाँ पे तो हमारे पास मैप के फॉर्म में था, तो वो मैंने इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इसको मैंने एक्सेस करके फ्रॉम जेसन ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे ये चीज़ प्रोवाइड कर दी, और प्रोवाइड करने के बाद ये वैल्यू यहाँ से होती हुई यहाँ पे आई, और यहाँ पे आने के बाद अब इस वाले ये वाला जो पैरामीटर है इस पे वो एक एक की के ऊपर जाके वैल्यू चेक कर रहा है कि इस वाली की के ऊपर क्या वैल्यू है, यहाँ पे क्या वैल्यू है और यहाँ पे क्या वैल्यू है। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटली यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ तो अब मुझे ये क्या करेगा, यहाँ पे वो नेम नहीं प्रिंट करवा के देगा, यहाँ पे ये मुझे नल दे देगा डाटा। ये देखिए इसने मुझे नल दे दिया। इसलिए ये की जो वैल्यू है ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए जो कि आपके रिस्पॉन्स के अंदर की वैल्यू है, यहाँ पे वो वाली वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और ये हर की पे जाके वैल्यू चेक कर रहा है, उसे जिस की पे जो वैल्यू मिलेगी वो आके इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा, और यहाँ से वो वैल्यू होती हुई यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, और फिर इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब हम इसको एक्चुअल फॉर्म के अंदर करते हैं कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट को खत्म करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से खत्म कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि कोई ना कोई वैल्यू इसके अंदर आके स्टोर हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ प्रोफाइल मॉडल का, और मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रोफाइल मॉडल। ये वाला जो वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन हो जाए कौन सी, जो यहाँ पे आएगी वो वाली वैल्यू इसको मिल जाए। अब इसको यूज़ करेंगे हम अपने बिल्ड फंक्शन के अंदर। जो हमारा यूआई है, हम नेम है, नेम के सामने मैं यहाँ पे डॉलर साइन लगाता हूँ, उसको वापस से पेस्ट करके यहाँ पे मैं
सॉरी हमें ब्रैकेट्स भी ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ, डॉट नेम, और इसको मैं क्या बता देता हूँ कि भाई ये नल नहीं है। रन किया तो यहाँ पे अब आपको नेम के साथ डील मिल जाएगा। ये देखें हमारा नेम आ गया यहाँ पे, सेम एज इट इज। हम यहाँ पे इसकी अब हर चीज जो है वो शो करवा देंगे फटाफट से। यहाँ पे ईमेल, हमें ईमेल मिल गई, और इसको भी मैं कह देता हूँ कि भाई ये नल नहीं है। और सेम एज इट इज फोन नंबर पे आके यहाँ पे मैं फोन नंबर कह देता हूँ कि $, और कंट्रोल वी करके यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ भाई फोन नंबर किधर है। यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ये मुझे यहाँ पे शो करवा दो। कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखें हर चीज हमारी आंखों के सामने है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट एक स्टेप हम आगे मूव करते हैं कि जो एक्चुअल हमें रियल टाइम पे एपीआई से डाटा आ रहा होता है वो होता है स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर। अब उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो मैं इसको यहाँ से उठा के वापस यहाँ पे रख देता हूँ और मैं चलता हूँ। और यहाँ पे पहले एक क्या काम करता हूँ, मैंने आपसे ये कहा है कि जब हमारे पास रियल टाइम पे कोई रिस्पॉन्स होता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में हमारे पास आ रहा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग ही कह देता हूँ, स्ट्रिंग, ठीक है जी। और ये कुछ एरर उसने हमें मत्थे मार दिए हैं। और ये क्या एरर है, मैं पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ये मैं एरर ख़त्म करके आपको बताता हूँ कि ये किस चीज़ का एरर है। मैंने जस्ट यहाँ पे इसको रीअरेंज किया तो मेरा एरर जो है वो चला गया। लेकिन अब हम यहाँ पे इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। अब हमारे पास रियल टाइम पे जो एरर आ रहा होता है वो तो स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर होता है। तो हम फिर यहाँ पे आके क्या करेंगे उसको, अब ये देखिए यहाँ पे उसने हमें एरर दे दिया कि आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग जो है वो हम मैप को नहीं दे सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो स्ट्रिंग हमारे पास रिस्पॉन्स है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलें इसका एक्चुअल वैसे रिस्पॉन्स होता है, चलें नहीं फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ मैं फाइनल, और उसको मैं कह देता हूँ कि जी जेसन डाटा इज इक्वल टू क्या होगा जी। अब यहाँ पे मैं इसको करूँगा JSON जेसन डी कोड, और जेसन डी कोड करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ये प्रोवाइड कर दूंगा। प्रोवाइड करने के बाद कोमा ऐड किया यहाँ पे, और यहाँ पे हम फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और मैं पहले इसको प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे कि हमारा जो है वो डी कोड हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे प्रिंट करते हैं जी जेसन डाटा, और मैं इसको वापस से करता हूँ पहले रन। और मे बी हमें कुछ एरर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन हमने सिर्फ इसको देखना है कि ये प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कुछ एरर ही एरर्स आ चुके हैं। मैं इसको देख लेता हूँ पहले कि ये किस वजह से आया है एरर। तो मसला ये था यहाँ पे हमारे पास कि इस जगह पे कुछ स्पेसेस आ रही थी इस तरीके से, तो ये इसलिए ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इस स्पेस को भी वो एज ए स्ट्रिंग ही काउंट कर रहा था, तो इस वजह से वो एरर आ रहा था। तो अब मैं इसको वापस से यहाँ पे रन करता हूँ, और ये देखिए ये अब हमारा जो जेसन डी कोड होने के बाद यहाँ पे प्रिंट हो चुका है कुछ इस तरीके से। डी कोड हो चुका है हमारा डाटा। डी कोड होने के बाद मैं वापस से इसको अनकमेंट करता हूँ, और अब ये वाला जो जेसन डाटा है मैं इसको यहाँ से कॉपी करके अब ये प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे। मतलब कि डी अब यहाँ पे इस चीज को समझें। अब यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आया स्ट्रिंग की फॉर्म में। जब रिस्पॉन्स हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में मिल गया तो उस रिस्पॉन्स को हमने डी कोड किया, जेसन डी कोड। अब डी कोड करने के बाद हमने उसको एक्चुअल मैप के अंदर कन्वर्ट किया, मींस के हमने उसके की वैल्यू पेयर्स बनाई। इस जगह पे इसने क्या किया, उसको मैप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और मैप में कन्वर्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आपको अगर डाटा टाइप भी उसकी मैं फॉर एग्जांपल मैप रख देता हूँ तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि वो सेटिस्फाई हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने मापा लिख दिया है तो मैं इसको मैप कर देता हूँ। देखिए अगर ये डाटा टाइप गलत होती है तो उसने मुझे कहना था कि भाई
ऐसे काम नहीं चलता। आप इसको सही दो तो मैंने इसको ऑलरेडी ठीक दिया तो उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। इसको डीकोड करने के बाद मैप में कन्वर्ट करने के बाद इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया मैंने। अब इसको फिर से रन कर लेता हूँ मैं। तो अब सेम वही प्रोसेस जो हमने पीछे अभी देखा है वही प्रोसेस आगे इसके बाद यहाँ पे हो रहा है कि किस तरीके से हमारे पास मैप यहाँ पे आता है और फिर यहाँ पे आने के बाद की के ऊपर जो है वो वैल्यूज़ चेक करता है। चेक करने के बाद फिर उसको इन वेरिएबल्स में स्टोर करवाता है और इन वेरिएबल्स को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं अपने यूज़र इंटरफेस के अंदर। आई होप कि आपको इसका आइडिया हो गया होगा। यहाँ पे हमने जस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और उस ऑब्जेक्ट का हमने मॉडल क्रिएट किया था। अब फॉर एग्जांपल अब मैं इस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट स्क्रीन पे चला गया। अब यहाँ पे ये देखो ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे वो भी हम अपनी नेक्स्ट किसी आने वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन आई होप, मुझे यकीन है इस चीज़ का कि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये वर्क किस तरीके से करता है हमारा मॉडल। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।